हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गलवान घाटी में बड़ी हिमाकत करके चाइना ने खुद को ही पहुंचाया है भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, साल भर में इतनी मजबूत हो गई हमारी वायुसेना। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना के अलावा और भी हमारी ये दोनों सेनाएं जमीन पर एडवांस स्ट्राइक कोर, हवा में राफेल, गलवान संघर्ष के बाद एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारत की बड़ी तैयारी है। दोस्तों बताएंगे इस खबर से आ रही बड़ी जानकारी आपको। दोस्तों उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पर भारत के दुश्मन चीन पर कहर बरसाएगा अब समुद्र। जी हाँ दोस्तों, कैसे, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर इमरान खान के इस्लामी ब्रदरहुड को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान छोड़ अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गया है ये देश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ब्रदरहुड कहने वाला यानी भाईचारे वाला देश अब अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गया। बताएंगे कौन सा देश है दोस्तों और कितनी बड़ी खबर हो सकती है ये उससे आगे बताएंगे। जहां पर पाकिस्तानी अखबार का बड़ा दावा है दोस्तों कि भारत के साथ बड़े विवाद पर सहमति बन गई है। जी हाँ दोस्तों, इस अखबार ने कौन से बड़े विवाद की बात की है दोस्तों जिस पर पाकिस्तान भारत की सहमति बनी है, इसकी भी बात करेंगे। उससे अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को दी बधाई और पीएम नेतन्याहू के लिए कह दी है बड़ी बात। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने को उत्सुक है इजराइल के नए प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इन्होंने भी क्या कहा है मोदी जी को लेकर। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर आखिर क्या है पाकिस्तान और चीन की भारत को लेकर साजिश। तिब्बत में दो देशों की सेनाओं के युद्धाभ्यास से भारतीय सेना सतर्क हो गई है। दोस्तों बताएंगे पूरी बात। उससे आगे बताएंगे जहां पर G7 शिखर सम्मेलन से बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है दोस्तों, जहां चाइना को झटका देने के लिए जो बाइडेन ने कर दिया है ऐसा काम। बताएंगे क्या क्या इन्होंने। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब दुकान, मकान, जमीन उत्तर प्रदेश में खरीदने को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश में दुकान, मकान या जमीन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी जानकारी है दोस्तों। तो हर तरह की खबरें पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और इस कोविड के काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है, तो फटाफट से वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गलवान घाटी में बड़ी हिमाकत कर चीन ने खुद को ही पहुंचाया है नुकसान। साल भर में इतनी मजबूत हो गई वायुसेना। बता दें पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन ने पिछले साल अप्रैल महीने से ही सीमा विवाद शुरू कर दिया था। इसके बाद 15 जून को पूरे मामले ने तब हिंसक रूप ले लिया जब गलवान घाटी में भारत और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी ड्रैगन की सेना आमने सामने की स्थिति में आ गई थी। इस हिंसक टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के भी कई जवान मारे गए। एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट्स पर स्थिति जस की तस बनी हुई है दोस्तों। हालांकि इस एक साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है और चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 15 जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प करके खुद का अधिक नुकसान कर लिया था। आपको बता दें इसी से जुड़ी जो अगली खबर है, जहां पर जमीन पर एडवांस स्ट्राइक कोर और हवा में राफेल यानी कि भारतीय सेना और वायुसेना दोनों सहित सशस्त्र बलों में सभी स्तरों पर पोस्ट को सुदृढ़ कर दिया है दोस्तों। सरकारी अधिकारियों ने यहाँ तक कहा है कि लद्दाख सेक्टर में अचानक चीनी आक्रमण से हैरान सुरक्षा बलों ने अब खुद को काफी मजबूत कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि बुनियादी ढांचे की दृष्टि से हो रही है, क्योंकि सभी अग्रिम स्थानों के लिए सड़क संपर्क में सुधार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना ने भारत के खिलाफ आवाज उठा करके भारत को ही मजबूत बना डाला है, तो कमेंट सेक्शन में हमारी भारतीय सेना जैसी कोई सेना नहीं, ये बात कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत का दुश्मन चीन पर
अब कहर बरसाएगा समुद्र, खरबों की अर्थव्यवस्था होगी जलमग्न। बता दें दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था को पानी में मिलाने की चाहत रखने वाले ड्रैगन अब खुद कुदरत की लाठी से झुकने वाले हैं दोस्तों, वो भी बहुत जोर से। बता दें विश्व की प्रतिष्ठित अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पूर्वी तटों पर जल्द ही समुद्र का रौद्र रूप बरसने वाला है, जिससे चीन के बड़े बड़े औद्योगिक शहर बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों, जिसमें शंघाई भी शामिल है, जो चीन की अर्थव्यवस्था में 974 बिलियन डॉलर का योगदान देगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा और ये एक ऐसा संकट है जो कुदरती है और इसे रोकना संभवतः चाइना के वश की बात नहीं होगी। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि कुदरत का कहर से आज तक कोई नहीं बचा है, तो चाइना क्या चीज है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पूर्वी तटीय शहरों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगले कुछ सालों में चीन पर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ जहां इमरान खान के इस्लामी ब्रदरहुड यानी भाईचारे को लगने वाला है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान छोड़ अमेरिका के ग्रुप में तुर्की हो गया है शामिल। बता दें इस्लामिक ब्रदरहुड का सपना लेकर सऊदी अरब तक से पंगे लेने वाले इमरान खान को तुर्की ने बड़ा झटका दिया है दोस्तों, और तुर्की अमेरिका वाली ग्रुप में जाकर खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने साफ तौर पर अमेरिका को कहा है कि वो तुर्की पर भरोसा कर सकता है और तुर्की अमेरिका का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकल रही है और अमेरिका को अभी भी अफगानिस्तान में आतंकियों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में उसे कोई देश मदद करेगा। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका पूरी तरह से तुर्की पर भरोसा कर सकता है और अफगानिस्तान में सिर्फ तुर्की ही अमेरिका का सबसे विश्वसनीय सहयोगी है। और माना यह जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है और वो अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करके राष्ट्रपति जो बाइडेन के विश्वास पात्र होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ा झटका दोस्तों इमरान खान के लिए देखा जा रहा है इस खबर के बाद। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की तरह हर देश बेवकूफ नहीं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इमरान खान के बारे में दो बातें जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान का अखबार का बड़ा दावा, कहा भारत के साथ बड़े विवाद पर बन गई है सहमति। बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़े विवाद का शांतिपूर्वक हल हो गया है दोस्तों, इसका दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। हालांकि लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे भारत और पाकिस्तान पहले से ही जमीन और समुद्री विवादों में घिरे हुए हैं और दोनों देशों के बीच किसी मसले पर इतनी जल्दी सहमति बन जाना आश्चर्य से कम नहीं है। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून ने दावा किया है कि बासमती चावल पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। दोनों देशों ने बातचीत के आधार पर इस बड़े विवाद का निपटारा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बासमती चावल पर क्या जीआई टैग हासिल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद शुरू हुआ था। बता दें दरअसल भारत ने बासमती चावल पर जीआई टैग हासिल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद शुरू हो गया था। दरअसल भारत ने बासमती चावल के विशेष ट्रेडमार्क के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया था ताकि भारत को बासमती चावल के टाइटल का मालिकाना हक प्राप्त हो जाए, लेकिन जैसे भी मालिकाना हक के लिए भारत यूरोपियन यूनियन पहुंचा, ठीक वैसे ही पीछे पीछे पाकिस्तान भी भारत के दावे का विरोध करने के लिए पहुंच गया। पाकिस्तान का कहना था कि अगर भारत को बासमती चावल के मालिकाना हक का टाइटल मिल जाता है तो उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा। पाकिस्तान के लाहौर में अल बरकत राइस मिल्स चलाने वाले गुलाम मुर्तजा ने कहा था कि ये हमारे ऊपर परमाणु बम गिराने जैसा। आप सभी को याद होगा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान ने भारत के प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी पीजी हासिल करने के भारत के कदम का विरोध किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अखबार द ट्रिब्यून का ये बड़ा दावा कि भारत के साथ बड़ा विवाद सहमति में बदल गया है दोस्तों, वरना कुछ और हो सकता था बड़ा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको और इस अखबार की बात कितनी सच लगती है, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। खबर की बात करें अगली तो पीएम मोदी ने नए इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली
नफ्ताली बेनेट को दी है बधाई। नेतन्याहू के लिए भी कह दी है बड़ी बात। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजरायली प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट को सोमवार को बधाई दी। साथ ही कहा कि वो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्सुक है। मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर नफ्ताली बेनेट को बधाइयां। हम अगले साल अपने कूटनीतिक संबंधों के उन्नयन के 30 साल पूरे कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं आपसे मुलाकात करने तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्सुक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर क्या कहा उन्होंने, आपको बता दें मोदी जी ने कहा कि सफल कार्यकाल की समाप्ति पर पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सराहना की है और भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी पर निजी तौर पर ध्यान देने के लिए उनके नेतृत्व के प्रति आभार भी जताया। अगर आप भी मानते हैं कि नेतन्याहू आज हार गए और विपक्ष में चले गए, लेकिन उनकी जो भारत के प्रति प्रेरणा थी, भारत के प्रति प्यार था, वो कभी कम नहीं हुआ। इसके लिए उनको जाते जाते थैंक यू नेतन्याहू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट में अपनी कस्टमाइज कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने को उत्सुक है इजराइल के नए प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, बता दें इजराइल के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बताया कि वे भारत के अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने को बहुत इच्छुक है ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे और बेहतर रिश्ते की गर्मजोशी के साथ विकास हो सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी नफ्ताली बेनेट को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों नए प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो भी इजराइल का, तो कहना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सत्ता के अंतिम दिनों में फूट रहा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गुस्सा। खुद को बताया साजिश का शिकार, इजराइल को लेकर भी जताई है उन्होंने चिंता। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऐतिहासिक 12 वर्ष के शासन की समाप्ति के अंतिम दिनों में भी वो राजनीतिक मंच को शांति से अलविदा नहीं कह रहे। लंबे समय तक शासन करने वाले नेतन्याहू अपने प्रतिद्वंदियों पर उनके मतदाताओं को धोखा देने और कुछ को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता पड़ने का आरोप लगा रहे। दोस्तों नेतन्याहू ने कहा है कि वो नीतियों में उलटफेर करने वाली सरकारी एजेंसी और सेना के प्रभावशाली व्यक्तियों यानी जो कि डीप स्टेट कहा जाता है उनकी साजिश का शिकार हुए हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको उनके हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? दोस्तों कमेंट में राय जरूर सुझाइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तिब्बत में दो देशों की सेनाओं के युद्धाभ्यास से भारतीय सेना है सतर्क। आखिर क्या है पाकिस्तान और चीन की साजिश? बता दें भारत के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की वायु सेना इन दिनों तिब्बत में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। इसने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है दोस्तों, क्योंकि लद्दाख से लगे हुए ये क्षेत्र पहले से ही विवादों से घिरा हुआ है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण ही रहते हैं। ऐसे में भारत इस युद्धाभ्यास पर कड़ी नजर बनाए हुए है। चीन और पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं और वो हवा से हवा, जमीन और पानी में मार करने और अपने टारगेट को भेदने का अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने जमीन और आसमान में अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है और हर वक्त सीमा पर कड़ा पहरा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर वुहान लैब के बाद अब न्यूक्लियर प्लांट में गड़बड़ी कर रहा है चीन। सतर्क हुआ अमेरिका। बता दे कोरोना वायरस पैदा करने और उसे पूरी दुनिया में फैलाने को लेकर पहले से ही चीन शक के घेरे में है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पर हुई ढेरों स्टडी में कई सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये जानलेवा वायरस चाइना की वुहान लैब से ही लीक हुआ था। लेकिन चीन अब भी सुधरता नजर नहीं आ रहा। अब चीन के न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी गड़बड़ी होने का पता चला। एक रिपोर्ट में चीन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के में लीकेज की बात कही गई। इसे लेकर अमेरिका सतर्क हो गया है और इसकी जांच करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना हर चीज छुपाने वाला है, जो उसको लगता है कि पूरे विश्व में उसकी किरकिरी हो जाएगी, उन सभी बातों को वो छुपा देता, तो आप भी राय में चाइना इतना आसान नहीं है समझना जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबर, जहां चीन को झटका देने के लिए जो बाइडेन ने दिया है वैश्विक इंफ्रा प्रोजेक्ट का प्रस्ताव।
यानी ग्लोबल इंफ्रा प्रोजेक्ट का प्रपोजल। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत ने कहा है कि वो G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वैश्विक आधारभूत ढांचे की परियोजना के प्रस्ताव का पहले अध्ययन करेगा, उसके बाद ही इस परियोजना में शामिल होगा। जो बाइडेन ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब में बिल्ड बैक बेटर परियोजना का प्रस्ताव दिया है। इस योजना के तहत दुनिया के तमाम बड़े लोकतंत्र विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 400 खरब डॉलर की आर्थिक और तकनीकी मदद देंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस योजना से स्थानीय रोजगार पैदा होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान में मचा सियासी खींचतान। विदेश मंत्री बोले, कहा नवाज सरकार ने मामले को किया है गलत तरीके से हैंडल। बता दे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की पिछली सरकार ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले को गलत तरीके से हैंडल किया है। जाधव 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुरैशी ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आदेश दे रखा है पाकिस्तान उसका पालन कर रहा है। डॉन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी मुल्तान में एक पार्क का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। रिपोर्ट में कुरैशी के हवाले से कहा गया है कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देश लागू किए हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान जाधव को काउंसलर एक्सेस की इजाजत ना दे, जिससे कि उसे ICJ के पास फिर जाने का मौका मिल जाए। पाकिस्तान के विपक्ष को इस मामले में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे भारत का स्टैंड मजबूत होता है। देखा आपने किस प्रकार से विदेश मंत्री भी कुलभूषण जाधव मामले पर गेम खेलते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय होगी कुलभूषण जाधव को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर UN बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पवित्र धरती माँ के क्षरण को रोकने की लड़ाई में भारत है सबसे आगे। बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की हाई लेवल बैठक को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में PM मोदी का ये संबोधन G7 शिखर सम्मेलन में 3 सत्रों के संबोधन के महज एक दिन बाद हो रहा था। G7 में PM मोदी द्वारा उठाए गए मुद्दों की विश्व के सभी नेताओं ने सराहना की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि विकासशील देशों के लिए भूमि क्षरण एक विशेष चुनौती है। भारत साथी विकासशील देशों को भूमि बहाली रणनीति विकसित करने में सहायता कर रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ मिला एक और मजबूत हथियार, 90% तक प्रभावी है नोवोवैक्स की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया को एक और मजबूत हथियार मिल गया है। दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ उसका टीका 90% तक असरदार है। ये बात अमेरिका और मैक्सिको में किए गए बड़े और आखिरी चरण के माध्यम से सामने आया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हिंदू धर्मशाला को ढाए जाने पर लगा दी है रोक। सदर टाउन 1 में लगभग 716 वर्ग गज में है धर्मशाला। बता दे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची शहर के प्रशासन को एक हिंदू धर्मशाला को ढाए जाने से रोकने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, अदालत ने सिंध प्रांत के धरोहर सचिव को नोटिस जारी करके इमारत के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर बंगाल में जारी बड़े संग्राम के बीच खबर, जहां धनखड़ बोले हर कोई दहशत में है, ममता दीदी ने यूपी पर पूछ लिया सवाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन राजनीति अब भी तेज है। एक तरफ बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर TMC पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं CM ममता बनर्जी ने यूपी को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला उठाया गया। इसके बाद गवर्नर की ओर से जारी बयान में हर किसी के दहशत में होने की बात कही गई है। उधर राज्यपाल का ये बयान था और उधर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए यूपी में पत्रकार की हत्या को लेकर सवाल पूछ लिया। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जवाब देना चाहिए? आपकी तरफ से कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो राम मंदिर जमीन घोटाले पर बोले महंत राजू दास, कहा मामला अगर गलत निकला तो
संजय सिंह ठोकेंगे 50 करोड़ का दावा। जी हाँ दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि कोई दोषी पाया जाए तो उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा है अगर मामला गलत निकलता है तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर 50 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठाना हिंदुओं की आस्था पर उंगली उठाना है। सरकार और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से की है अपील, संपूर्ण मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको यहाँ पर कौन सही कौन गलत है? दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि जोर जबरदस्ती और बेफिजूल के राम मंदिर पर विवाद खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, और महंत लोगों को फंसाया जा रहा है? क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर अगर आप भी उत्तर प्रदेश में दुकान मकान या जमीन खरीदने वाले हैं तो हो जाए अलर्ट। आपके लिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में दुकान मकान या जमीन खरीदने से पहले अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी वहां के डीएम से यहाँ आवेदन करना होगा। बेहद जरूरी नया प्रस्ताव को कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। बता दें, प्रदेश में अब जमीन मकान फ्लैट दुकान आदि भू संपत्तियों की कीमत और ऐसी संपत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाएंगे। इस बारे में सोमवार को कैबिनेट में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश की अब तक ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, और यह सब बदलाव बहुत दिनों या कह सकते हैं सालों बाद होता हुआ नजर आया है दोस्तों। क्या कहते हैं ऐसे में आप कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा योगी जी के इस फैसले को लेकर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।